हेलो फ्रेंड, तो आपका जो है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है आपका। ये जो सेशन है आपका डेली 8 PM पे हम लोग देखते हैं। जिन भी कैंडिडेट को पेपर पीडीएफ जॉब अपडेट कुछ भी क्वेरी होगी, आप लोग जो है साइट पे विजिट कर लीजिएगा www.electricalcapsule.com। और ये जो सेशन है आपका सभी भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जेबी गुप्ता का एमसीक्यू और आर के राजपूत का एमसीक्यू सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इजीली मैंने कराया हुआ है। ठीक है, और पीएलसी स्काडा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिया गया है, तो इजीली आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट कैन बी स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, अगर हमें उसे इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मोस्टली बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, शंट कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर या फिर दोनों के लिए। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं पहले। और देखिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो ट्रांसमिशन लाइन की अगर इम्प्रूव करना है तो हमें सीरीज कंपनसेशन और आपका शंट कंपनसेशन दोनों यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सीरीज कंपनसेटर या फिर सीरीज कैपेसिटर के मतलब क्या रोल होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन में। देखिए, जो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर आपका होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज इनटू रिसीविंग इन वोल्टेज, और आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस इनटू एंगल होता है आपका। तो यहाँ पे जो आपका है, जो पावर है एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका रिएक्टेंस के। ठीक है, तो जो पावर है आपका रिएक्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम सीरीज कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो जो टोटल जो रिएक्टेंस होगी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। कुछ इस तरीके का आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है आपका। ठीक है, ये आपका बहुत ही लंबी लाइन है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका जो पावर फ्लो होता है उसका जो इस इक्वेशन से अगर आप देखिएगा, जो पावर फ्लो होता है ट्रांसमिशन लाइन में, उसका जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिएक्टेंस के। ठीक है, तो अगर आप सीरीज में कैपेसिटर ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिएक्टेंस की वैल्यू है क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके वजह से जो पावर का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला जो आपका रोल प्ले करता है वो सीरीज कैपेसिटर करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सीरीज कैपेसिटर का रोल क्या है। जो आपका सीरीज में जो रिएक्टेंस है भाई, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है ना लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो अगर हम सीरीज में कैपेसिटर यूज़ कर लें तो जो रिएक्टेंस है कहीं ना कहीं रिएक्टेंस होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो करंट है वो बहुत ही लार्ज एंगल से जो होगी वो लैग करेगी। ठीक है, सीरीज कैपेसिटर यूज़ करोगे तो क्या होगी, कम से कम एंगल पे आपका जो होगा वो लैग करेगा। मीन्स पावर फैक्टर यहाँ पे तो रोल आपका पावर फैक्टर का नहीं होगा, ज़्यादातर शंट कैपेसिटर का यहाँ पे रोल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी और आपका जो रिएक्टेंस है वो आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिएक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कैपेसिटर का मेनली रोल यही है कि आपका जो रिएक्टेंस है वो ट्रांसमिशन लाइन में कम कर देता है, जिसके वजह से आपका जो पावर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सीरीज कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो लोड साइड में क्या होता है हमारे पास, लोड साइड में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोड साइड में हमारे पास जो लोड होता है वो इंडक्टिव टाइप का लोड होता है। ठीक है, अब इंडक्टिव टाइप का लोड होने का मतलब कि जो सोर्स से जो डिमांडिंग होगा रिएक्टिव पावर का, वो सोर्स से डिमांड किया जाएगा। ठीक है, जो रिएक्टिव पावर का जो डिमांड करेगा वो हमारा सोर्स से ये डिमांड करेगा। तो इसी जो रिएक्टिव पावर के डिमांड को पूरा करने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे जो है लोड के साइड में जो आपका शंट कैपेसिटर यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शंट कैपेसिटर है ये आपका जो भी लोड के क्रॉस जो इंडक्टिव लोड होगा उसके रिक्वायरमेंट को, जो रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो शंट जो कैपेसिटर है उसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो जब इसको पूरा कर देगा तो कहीं ना कहीं आपका जो cos फाई से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिएक्टिव पावर जब आपका कम हो जाएगा, जब आपका जो शंट कैपेसिटर है वही आपको प्रोवाइड कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपका
जो रिएक्टिव पावर है कहीं ना कहीं काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से जो एंगल का जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर का भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीरीज और शंट कैपेसिटर दोनों का यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल होता है आपके स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो डिसिपेशन फैक्टर होता है ऑफ ए गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, ठीक है, यहाँ पे डिसिपेशन फैक्टर पूछा है आपका, ठीक है। तो जो आपका जो जब आप डाइलेक्ट्रिक लॉस पढ़िएगा तो वहाँ पे क्या है कि एक फार्मूला होता है आपका, इजीली पता होगा, प्रूफ किया गया है आपका, ठीक है। वी स्क्वायर अपन ओमेगा, वी स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू सी इंटू टेन, ठीक है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस जब आप पढ़िएगा तो कभी कभी यहाँ पे जो है इसे 2πf सी वी स्क्वायर इंटू टेन इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है डाइलेक्ट्रिक लॉस को। और यहाँ से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे कि पूछ लेगा कि अगर वोल्टेज अगर आपका 10 वोल्टेज है, अगर वोल्टेज को 2 गुना कर दिया जाए तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना होगा, तो यूनिवर्सली नहीं डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है आपका, ठीक है। तो इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। वहीं से क्वेश्चन आपका यहाँ पे उठाया गया है कि जो डिसिपेशन फैक्टर होता है अच्छे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए कितना होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो आप ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, 10 लेमडा, ये जो है यही आपका क्या होता है, आपका डिसिपेशन फैक्टर होता है, यही इसी को बोलते हैं हम लोग डिसिपेशन फैक्टर। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी आप केबल देखे होंगे, ठीक है, केबल में आई थिंक आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपका कापर का कोर होता है, ठीक है, कापर के कोर होते हैं, बीच में आपका इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमें इजीली पता है कि दो मेटल के बीच जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे तो वहाँ पे कैपेसिटर का निर्माण होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे केबल के फॉर्म में आपका क्या हो जाता है, केबल के फॉर्म में भाई यहाँ पे कैपेसिटर जनरेट होता है। वहीं से हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस होता है वहीं से हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है केबल को जो कोर होता है और उसके बीच का जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उसी के बीच दो मेटल्स के बीच डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा तो वहाँ पे आपका कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग लॉस होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आरसी पैरेलल सर्किट के फॉर्म में, ठीक है। एक आर रहता है और एक आपका सी होता है। आरसी पैरेलल सर्किट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। ये अगर डायग्राम पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपका ये आर होता है, ये सी होता है, ये आपका कैपेसिटर में करंट हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस में करंट, टोटल जो करंट होगी वो आपकी आई हो जाएगी, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होगा, ठीक है। फेजर डायग्राम आपको नहीं पूछा जाएगा, वही आपका सिंपल ही है कि रजिस्टिव लोड है तो भाई आपका उसमें करंट आपका फेज में होगा और आपका कैपेसिटिव में आपका लीड कर जाएगा आईसी, और इसी का भाई जो रिजल्टेंट आपका होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट करंट, और ये जो एंगल होता है यही आपका रिप्रेजेंट करता है डिसिपेशन फैक्टर को, tan phi को, ठीक है। यहाँ से आप प्रूफ करना होगा तो कर सकते हैं, बुक में आपका प्रूफ किया हुआ, लेकिन इजली यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक लॉस को मिनिमम करना चाहते हो तो एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही जो आपका जो डिसिपेशन फैक्टर होता है ना, ये अराउंड जो होता है आपका 0.0002 होता है, ठीक है। इसी को आपको लिखवा लेगा कभी कभी, इसी को मिली एम्पियर में आपको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अरे एम्पियर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, सॉरी भाई, ठीक है। इसी को आपको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, मिली में चेंज कर लीजिएगा, माइक्रो में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसी ऑप्शन को कभी मिली में पूछ लेगा, कभी माइक्रो में पूछ लेगा, तो आपको दोनों तरीके से यहाँ पे रेडी रहिएगा, ठीक है। और ये फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा, ये फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपका मेंटेनेंस से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ़ ए फैन रन विथ ए बजिंग साउंड इट मे बी बिकॉज ऑफ, ठीक है। अगर कोई भाई पंखा आपका रन कर रहा है लेकिन उसका जो है साउंड बजिंग टाइप का साउंड आ रहा है, मीन्स, ठीक है, भनभनाहट की आवाज़ आ रही, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2-4 रीज़न होते हैं जब हमारा पंखा जो है, सीलिंग जो फैन होता है
वो आपका अगर साउंड दे रहा है, तो पहला यहाँ पे जो कंडीशन होगा बुश डिफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो उसका बुश होगा वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। बुश जो होता है एक तरीके से शाफ्ट और जो फैन का जो ब्लेड होता है उसी के बीच एक तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो है शाफ्ट और जो फैन का ब्लेड होता है, ठीक है, उसी के बीच को जो होता है आपका बुश जिसे बोला जाता है। बुश जो होता है इजिली शाफ्ट और पंखे का जो ब्लेड होता है ना, उसके बीच के एक तरीके से कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। अगर वो डिफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपको आवाज़ देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन होता है भाई कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर आपका पुराना है तो उस कंडीशन में जो है आपका एक तरीके से पंखा भी स्लो होगा, आवाज़ भी आएगा आपका, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन हो सकता है आपका जो स्क्रू है, जो स्क्रू लूज हो सकते हैं भाई, ठीक है। और वही है, बस इतने ही कंडीशन है आपका। और देखिए और एक और है आपका डीमर। तो जो डीमर है एक तरीके से ये फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, फैन स्पीड कंट्रोल, ठीक है। फैन की जो स्पीड होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे डीमर यूज़ करते हैं। अगर डीमर में भी भाई कोई ख़राबी होगी तो ऑटोमेटिक जो पंखा है अपने एक रेटेड स्पीड से काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से आपका पंखा जो है वो आपका आवाज़ करेगा। तो बुश डिफेक्ट, ठीक है, मतलब बुश में खराबी होने के कारण आपके पंखे से आवाज़ आएगी। और बाकी ये रीज़न मैंने लिखवा दिया हुआ आपको, ठीक है। बाकी ये भी रीज़न होते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इस मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। मटेरियल्स आप लोग पढ़ा होगा डिप्लोमा में, देख लीजिएगा सेमेस्टर में मटेरियल्स, ट्रिपल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन को आपको टेक डाउन किया हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे आप इस सेशन में बने रहिएगा, क्वेश्चन तो आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे कि आप भी जो है काफ़ी अच्छे हो जाओगे मूड से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडेड बाई द थिकनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है भाई तो हम किससे और किस में क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज और थिकनेस को अगर हम डिवाइडेड करते हैं तो हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा वो मिल जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है एक तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो मटेरियल पे इजली अप्लाइड किया जाए उसी को हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं आपका, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होता है ब्रेक डाउन करने के लिए किसी भी मटेरियल में, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं भाई, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा लेता है कि मैक्सिमम वोल्टेज होता है कि मिनिमम वोल्टेज होता है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है आपका मैक्सिमम वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए उसे ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी डिनोट करते हैं जी से। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ना ये आपका एक तरीके से रेशियो होता है आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं याद भी रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बराबर होता है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बराबर होता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज अपॉन थिकनेस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से जो भी क्वेश्चन टेक डाउन हो गया इसलिए मैंने आपको कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मटेरियल से ही है, ठीक है। कौन जो है आपका इसे जनरली यूज फॉर शंट ऑफ डीसी इक्विपमेंट।
अगर डीसी का कोई उपकरण है भाई, तो अगर शंट के लिए हम कैसा यूज़ करेंगे, जैसे कि एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग शंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग सीरीज में मल्टीप्लायर लगाते हैं भाई, ठीक है। वो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का बना होता है और वोल्टमीटर के केस में, ठीक है। और जैसे कि ये एमीटर बनाना है, एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करना है तो हम यहाँ पे शंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और वोल्टमीटर के रेंज को एक्सटेंड करना है तो हम मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होना चाहिए वोल्टमीटर के केस में। एमीटर के केस में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये पूछा है भाई डीसी के कंडीशन में। अगर मान लो एसी इक्विपमेंट के कंडीशन में पूछ ले तब क्या करोगे आप, तो रखने वाले लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इजिली गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो डीसी इक्विपमेंट के कंडीशन में तो आपका मैग्नीन होगा, ठीक है, मोस्टली बहुत लोगों को याद होगा। लेकिन अगर एसी इक्विपमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टेनन आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग को अच्छे से होल्ड करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेनन। एसी इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा यही यहाँ पे हाईलाइटेड, मतलब इस क्वेश्चन को लेने का मतलब बस यही था आपके यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कुछ एडवांस यहाँ पे चीज़ों कैसे आप गलती कर सकते हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको बताया जाए। क्वेश्चन आपका डीसी का नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। एसी का भी पूछ सकता है आपको, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो रेंज एक्सटेंशन हम लोग करते हैं, जैसे कि आप एमीटर का रेंज एक्सटेंशन करना है तो आप शंट यूज़ कर लेते हो, वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंड करना है तो आप सीरीज में मल्टीप्लायर यूज़ कर लेते हो। ये किसके लिए यूज़ होता है, तो ये भी डीसी सर्किट के लिए यूज़ होता है ना। एसी सर्किट के लिए अगर रेंज एक्सटेंशन करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जैसे कि करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो उसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन सारी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे वायरिंग से। द ओनली वायरिंग दैट कैन बी डन थ्रू द सॉल्टनेट्स रूट्स ऑन द रूफ एंड द रिक्वायर्ड फ्यूअर एंगल टर्न इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि वह एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से भी की जा सकती है और जिसमें कम से कम संपूर्ण मोड़ों की आवश्यकता होती है, तो इस कंडीशन में हम किस टाइप की वायरिंग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम जो है कंड्यूट सरफेस वायरिंग हम लोग ज़्यादा से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंड्यूट सरफेस जो वायरिंग होती है, इसमें जो होता है या तो मेटल या फिर प्लास्टिक के ट्यूब में जो आपका वायर होता है उसे रखा जाता है आपका, ठीक है। या तो मेटल होगा या फिर प्लास्टिक के ट्यूब में इस टाइप की वायरिंग को हम लोग रखते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा मेटल या फिर प्लास्टिक के ट्यूब, ठीक है। मेटल या प्लास्टिक के ट्यूब में रखा जाता है। और जो कंडक्ट सरफेस वायरिंग है, इससे कंडक्टर को जो है नमी हुआ और जितने भी रासायनिक वाष्प हैं इन सभी से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो होगा वो कंडक्ट सरफेस वायरिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है कि IGBT इज किस टाइप की डिवाइसेस हैं आपका, ठीक है। सो IGBT जो है इसका पूरा नाम आपको पूछा जा सकता है और इसका सिंबल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा IGBT का पूरा नाम होता है आपका इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और ये जो है एक तरीके का स्क्वायर लॉ डिवाइसेस है। स्क्वायर लॉ डिवाइसेस का मीन्स अगर आप इसके इनपुट में, ठीक है, अगर आप इसके इनपुट में वोल्टेज या करंट दे रहे हो तो आउटपुट में ये क्या देगा, उसका स्क्वायर दे देगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका। इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल आप याद रखिएगा, ठीक है। IGBT इलेक्ट्रॉनिक्स के सेपरेटली और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। सेपरेटली भी हो सकता है कराऊं और आपका मिक्स तो चलेगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन कराना है मुझे अभी। और यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरीके के सिंबल हैं, पहले के भी इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो हैं चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ड्रेन है, ये गेट होता है और ये आपका सोर्स होता है, ठीक है। टर्मिनल को याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है ड्रेन करंट निकालने के लिए, जो है ID बराबर जो होता है IDDS = 1 -
गेट टू सोर्स वोल्टेज और अपन पिंच ऑफ वोल्टेज होता है आई टू स्क्वायर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले से क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। तो आई डी जो होता है एक तरीके से ड्रेन करेंट है आपका या फिर आउटपुट करेंट, ठीक है। ड्रेन करेंट है या फिर आउटपुट करेंट भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। आईडीएस जो होता है आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट होता है, जो आईडीएस होता है ये आपका मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम मैक्स ड्रेन करंट, ये क्या है आपका मैक्स ड्रेन करंट है। ये आपका आउटपुट करंट है या फिर ड्रेन करंट है, ठीक है। जो आईडी है वो आपका क्या है, आउटपुट करंट या फिर ड्रेन करंट है। और जो आईडीडीएस है ये आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट है, और ये कब मिलता है, जब हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है। और वीजीएस जो होता है वो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है आपका, ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है या फिर हम इसे इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग। और वीपी जो होता है आपका क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो आप सभी पैरामीटर्स को ध्यान दीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फार्मूले का हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है। तो सभी को याद रखिएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द फिक्स कॉइल इन ए डायनामो टाइप ऑफ वाट मीटर, ठीक है। तो डायनामो टाइप का कोई वाट मीटर है, इसमें जो फिक्स कॉइल होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले अपने ट्राई करिएगा, मैं यहाँ पे कुछ फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका फिक्स कॉइल होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका जो लोड है, यहाँ पे हम लोग लोड को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए, अगर आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो मैंने इससे पहले वाट मीटर से भी नहीं किया, एनर्जी मीटर से मैंने यहाँ पे फिगर बना के और कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आपको कराया हुआ था। यहाँ पे वाट मीटर का थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, फिगर याद रखना है, और करेंट कॉइल का और पोटेंशियल कॉइल का जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, मतलब किसके साथ सीरीज और पैरेलल का भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप इस सेशन को देख रहे होंगे तो मैंने सब कवर करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा अगर आप देख रहे हैं तभी फिर फ़ायदा होगा इस सेशन को, क्योंकि आपको भी याद होगा अगर आप सेशन देख रहे हो तो किस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हुआ है। यहाँ पे ये हम वाट मीटर का फिगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है करेंट कॉइल है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका पोटेंशियल कॉइल है, और ये आपका रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस यूज़ किया गया, काफ़ी हाईली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आपका जो वाट मीटर का जो प्रेशर कॉइल होता है वो हाईली इंडक्टिव होता है कि हाईली रेजिस्टिव होता है। तो याद रखिए कि क्या होगा आपका, हाईली रेजिस्टिव होगा। और आपका अगर एनर्जी मीटर के कंडीशन में पूछा जाए तो क्या होगा, हाईली इंडक्टिव होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप याद से उसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो होता है इसका ये स्केल होता है भाई, ठीक है। ये आपका स्केल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका सप्लाई वोल्टेज होता है आपका, ठीक है। तो बस इतना ही है आपका। तो यहाँ पे जो है जो फिक्स कॉइल होती है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कॉइल, ठीक है। जो फिक्स कॉइल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कॉइल। तो ये आपका जो है ये आपका फिक्स कॉइल होती है आपका, ठीक है, फिक्स कॉइल है। और ये क्या है आपका जो पोटेंशियल कॉइल होता है इसे हम लोग मूविंग कॉइल बोलते हैं। तो फिक्स कॉइल को हम लोग करंट कॉइल बोलते हैं, और जो मूविंग कॉइल होता है उसे हम लोग पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं। और जो फिक्स कॉइल होती है, जो करंट कॉइल है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक कॉइल या फिर करंट कॉइल। तो बस वही थोड़ा सा आपका नाम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया ना। और आपका जो प्रेशर कॉइल किसको बोला जाएगा भाई, ठीक है, ये हम बोलेंगे मूविंग कॉइल को। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किस तरीके से घुमा के जो है आपको रिप्रेजेंट किया गया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो फिक्स कॉइल होता है ये आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है आपका लोड के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिक्स कॉइल, और स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया आपका,
जो फिक्स कॉइल है यानी जो करंट कॉइल है वो आपका सीरीज में जुड़ा होता है लोड से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे हम लोग करंट या इलेक्ट्रिक कॉइल बोलते हैं, और आपका जो मूविंग कॉइल है यानी जो प्रेशर कॉइल है, ये आपका कनेक्टेड होता है आपका पैरेलल में विथ लोड। इसे पोटेंशियल कॉइल या फिर आपका प्रेशर कॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो बस यही है आपका कनेक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर चांसेस रहेगा यहाँ से भी क्वेश्चन आने का कि जो फिक्स कॉइल होता है वो आपका किस में ये होता है। और देखो एनर्जी मीटर का भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना कि शंट मैग्नेट किसके साथ जुड़ा, सीरीज मैग्नेट लोड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, और शंट मैग्नेट जो होता है वो सप्लाई के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। मैं ठीक है, मैंने ये सब बताया हुआ है, तो आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बोला है कि जो वर्ड मैं लिखवाता हूँ या फिर जो वर्ड मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, एनर्जी मीटर में क्या था और यहाँ पे वाट मीटर में क्या था, कनेक्शन याद रखना है आपको। फिर आपका ये जो रजिस्टिव, हाईली रजिस्टिव और हाईली इंडक्टिव याद रखना है। ठीक है, कॉइल का नाम याद रखना है, कैसे कैसे कॉइल का नाम चेंज करके ये लोग क्वेश्चन बना सकते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग आर टिपिकल रेजिस्टेंस एंड द पावर डिसिपेशन वैल्यू कार्बन कंपोजिट रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्बन कंपोजिट रजिस्टर दिया गया है, और उसका जो है टिपिकल रेजिस्टेंस कितना होगा और पावर जो डिसिपेशन होगा वो कितना होगा आपका। तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। लगभग यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होता है लगभग आप याद रख लीजिएगा, और जो पावर डिसिपेशन होता है लगभग 1 वाट होता है, और ये आप काउंट कर लीजिएगा कि कितना लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का जो आउटपुट होगा यहाँ पे क्या होगा आपका 2.2 वोल्टेज होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2.2 वोल्टेज याद रखना है। देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी सेल होते हैं आपके। ठीक है, प्राइमरी सेल होते हैं, और कुछ हमारे पास जो सेल होते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल को आप भाई चार्ज नहीं कर सकते हो, सेकेंडरी सेल को आप चार्ज भी कर सकते हो, डिस्चार्ज कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लगभग अगर हम बात करते हैं जैसे कि कार्बन जिंक सेल, ठीक है, या जिंक क्लोराइड सेल, कार्बन जिंक सेल या फिर जिंक क्लोराइड सेल या फिर मैग्नीज एल्काइन सेल, फिर आपका या इसी में लिख लीजिएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। इन सभी का जो वोल्टेज होता है भाई 1.5 वोल्टेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका। बस आपको लिथियम का याद रखना होगा, लिथियम का कितना होता है आपका 2.90 वोल्ट होता है, और आपका मरकरी का याद रखना 1.30 वोल्ट। ठीक है, तो प्राइमरी सेल में ये सभी सेल हैं। सेकेंडरी सेल में आपका जैसे कि हमने लेड एसिड की बात की, ठीक है, लेड एसिड सेल की बात की हम, तो 2.2 होता है आपका। ठीक है, और बाकी हाईएस्ट में इसी का होता है, बाकी सब कम होता है। जैसे कि एडिशन सेल की हम बात करते हैं, तो एडिशन सेल इसको कभी कभी जो है निकिल आयरन सेल भी बोलते हैं। ये आपका होता है 1.36 वोल्टेज होता है आपका। ठीक है, और आपका सिल्वर कैडमियम सेल अगर पूछा जाए, ये आपका 1.1 वोल्टेज होता है। ठीक है, तो बस यही बेसिक, आप इतना ही याद रखिएगा। बाकी सेल से रिलेटेड
देखते हैं शॉर्ट नोट्स में अगर कुछ कवर हो जाएगा इससे रिलेटेड मैं पॉइंट लेकर आऊँगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स टाइप के भी वीडियो आपको मिलेंगे बीच बीच में, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। What is the fourth electrode? What is the fourth electrode in a tetrode valve? ठीक है, टेट्रोड वाल्व यानी वैक्यूम जो है टेट्रोड का, यहाँ पे आप गूगल से फिगर देखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि चौथा जो इलेक्ट्रोड होगा टेट्रोड वाल्व का, वो क्या मतलब कौन सा होगा। तो देखो ये एक तरीके से ग्लास होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है आपका, एक तरीके से ग्लास होता है, और इसी में जो है आपका ये आपका एनोड की प्लेट होती है। ठीक है, ये एनोड भी बोला जाता है, या फिर ये एक तरीके से प्लेट होती है, और यहाँ पे जो है आपका कैथोड होता है, और यहीं पे भाई हीटर भी यहाँ पे एक आपका हीटर होता है आपका। ठीक है, ये हीटर होता है आपका, और यहाँ पे जो है आपका गूगल से भी आप फिगर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कंट्रोल ग्रिड होता है, और यहाँ पे जो है फिगर देख लीजिएगा यहाँ पे इसका। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको देखने को मिलेगा। ये आपका स्क्रीन ग्रिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वैक्यूम टेट्रोड का सिंबल है आपका। ठीक है, ये किसका है, वैक्यूम टेट्रोड का सिंबल है। इसमें आपके जो है वर्किंग से उतना आपका नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप वर्किंग के चक्कर मत पड़िएगा, यहाँ पे आपका बेसिक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। चौथा यहाँ पे इलेक्ट्रोड बताना था हमें, तो यहाँ पे जो है पहला जो होता है वो आपका होता है कैथोड, दूसरा होता है आपका एनोड, तीसरा होता है आपका कंट्रोल ग्रिड, और चौथा जो होता है वो आपका स्क्रीन ग्रिड होता है आपका। तो यहीं पे आपका चौथा पूछा गया था आपका। ठीक है, स्क्रीन ग्रिड। यहाँ पे आपका फोर्थ वाला पूछा गया है। इसी तरीके से आपका थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इसमें टेट्रोड वाल्व में कौन सा इलेक्ट्रोड का एक तरीका नहीं है। तो आपको चारों नाम याद रखिएगा, जो ऑप्शन में दिखेगा तो उसे आप बोल दीजिएगा ये आपका नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको 100% श्योर है मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूजेज हो रहा है, और क्वेश्चन भी आप देख ही रहे होगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी उठ रहा है। ठीक है, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज इन बारकोड रीडर। बारकोड रीडर में किस टाइप का जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ होगा आपका। तो ये हमारा यूज़ होता है आपका लेज़र डायोड। ठीक है, तो आपका लेज़र डायोड यूज़ होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे आपका मिनिमम करके पूछा गया है भाई, कभी कभी पूछ लेता है कि किसका कितना होगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादा देखा हुआ है, मिनिमम भी पूछ सकता है भाई, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको उठाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो एयर है इसका सबसे कम होगा। ठीक है, आपका जो है मिनिमम जो डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, या फिर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपका 1 भी होगा। ठीक है, ग्लास के लिए आप याद रखिएगा लगभग 8 से 10 होता है आपका। ठीक है, क्वार्टर्स के लिए आप याद रखिएगा 300 लगभग 75 होता है। पैराफिन वैक्स का लगभग आपका 2 से लेके 2.5 तक होता है। पॉलीस्टीरीन के लिए जो है 2.55 से लेके 3.88 तक होता है आपका। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। बाकी मटेरियल से तो इजीली आपको पता ही है कि काफ़ी रटने वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आई थिंक आप थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच वेव हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर्म फैक्टर। सबसे ज़्यादा फॉर्म फैक्टर किसका होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका साइन वेव का नहीं होगा, ट्रायंगुलर्स का। ठीक है,
हाफ वेव कन्वर्टेड साइन वेव का होगा, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आपका आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू होता है, और ये हाफ वेव जो कन्वर्टेड साइन वेव होता है इसका सबसे ज़्यादातर आपका फॉर्म फैक्टर होगा लगभग 1.57 होगा आपका, ठीक है। और अगर हम सभी की बात करें फॉर्म फैक्टर का तो साइन वेव का हो जाएगा 1.11 हो जाएगा। ट्रायंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो 1.154 हो जाएगा। स्क्वायर वेव की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर या फिर सातूत, ठीक है, रेक्टेंगुलर या फिर सातूत बोलते हैं 1.154 हो जाएगा, ठीक है, सातूत वेव। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म फैक्टर सबसे हाईएस्ट जो होगा वो आपका हाफ वेव कन्वर्टेड साइन वेव का होगा, ठीक है, 1.57 यानी हाफ वेव का ही होगा, ठीक है। आपका बस नाम को जो है घुमा के रिप्रेजेंट किया गया है आपका, ठीक है। तो इजली आप जो है आरएमएस वैल्यू सभी का याद रखिएगा। मैंने ये शायद अपने टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था, एक लिस्ट है, ठीक है, एक टेबल मैंने यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया हुआ था आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है आपका, ठीक है। मल्टीमीडिया के संबंध में जो SNR का अर्थ क्या होता है? तो मल्टीमीडिया के संबंध में SNR का जो अर्थ होता है आपका सिंगल टू नॉइज रेशियो होता है आपका, ठीक है। और इसे आमतौर पर जो है हम लोग डीबी में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है सी लैंग्वेज से आपको देखने को मिलेगा, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और बाकी नेटवर्क से भी क्वेश्चन आएंगे तो वो सब मैं तो कराऊंगा ही, आप धीरे धीरे आप इस सेशन के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी जो है आपका देयर आर द, ये आपका रिलेशन ऑपरेटर और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपका। तो सी हैश में जो है आपका कितने रिलेशन ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं और कितने लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है सी में हम लोग 3 यूज़ करते हैं आपका। कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल एंड होता है आपका, ठीक है, फिर और होता है, और फिर आपका नॉट होता है। अगर इसका सिंबल भी पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा, इसका जो सिंबल होगा नॉट का जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और आर के लिए जो है यहाँ पे 2 लाइनें यूज़ करते हैं, और एंड के लिए जो है कुछ इस तरीके से हम लोग डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंबल भी आप याद रखिएगा। रिलेशन जो ऑपरेटर होते हैं ये लगभग 6 प्रकार के होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके कितने होते हैं? 3 है, और ये आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं लगभग। इसमें आपका देखिए ये आपका डबल इक्वल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका होगा इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। और दूसरा जो सिंबल है कुछ इस तरीके से है, ये आपका शो करेगा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तीसरा जो है आपका कुछ इस तरीके से है, वो ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। और ये आपका ये हो जाएगा आपका लेस देन ऑपरेटर, ठीक है। और ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, और इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो आई थिंक्स यहाँ पे जो आपका
आंसर होगा वो आपका 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर कितने हुए आपके 6 हुए, और लॉजिकल ऑपरेशन कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। तो सी लैंग्वेज आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग का यहाँ पे सारी चीज़ें याद रखिएगा आपका, ठीक है। तो सी लैंग्वेज से क्वेश्चन मिलेगा, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है। सी लैंग्वेज से 100% श्योर है क्वेश्चन मिलेगा। अगला भी क्वेश्चन देखो सी लैंग्वेज का ही है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका सी भाषा में एक मान्य कीवर्ड है, ठीक है। टोटल 32 कीवर्ड होते हैं आपके, टोटल 32 कीवर्ड होते हैं सी लैंग्वेज में। और यहाँ पे मैं अगर 32 को अगर लिखाना चाहूँ तो चलिए लिखवा दे रहा हूँ 32 को। यहाँ पे पूछा जाएगा क्योंकि कौन सा है कौन सा नहीं है, कंफर्म है कि ज़्यादा चांस रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 32 लैंग्वेज को मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने देखो कंप्यूटर से क्वेश्चन मैंने यूपी आर्मिनल में काफ़ी जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था शायद, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखा है आपको, ठीक है। R2 होगा, ठीक है। डबल R2 यूज़ करते हैं, डबल वर्ड यूज़ करते हैं, डबल कीवर्ड यूज़ करते हैं, INT यूज़ करते हैं हम लोग, स्ट्रक्ट यूज करते हैं, उसके बाद आपका ब्रेक यूज करते हैं, एल्स यूज करते हैं, लॉन्ग यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, उसके बाद केस, उसके बाद एनम्स, उसके बाद हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं, उसके बाद टाइप डेफ यूज करते हैं, उसके बाद जार, उसके बाद एक्सटर्न, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद आपका यूनियंस, ठीक है। फिर आप कांस्टेंट, फ्लोट, उसके बाद आपका सॉल्ट यूज करते हैं, फिर उसके बाद अनसाइंड यूज करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए हमारा कंटिन्यू यूज करते हैं, और फिर फॉर यूज करते हैं, फिर आपका साइंड यूज करते हैं, फिर आपका वाइड यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए भाई डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं, गो टू यूज करते हैं, साइज ऑफ यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखिएगा वोल्टाइल यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, इफ, स्टैटिक, उसके बाद वाइल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 32 कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा लगभग एक माइंड में याद रखना है कि कौन सा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस आपको ये याद रखिएगा तो यूजली आपका कहीं पे भी गलती नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और भी देखो कंप्यूटर के सेपरेटली वीडियो लाने का प्लान है मुझे, ठीक है। जहाँ जहाँ से एरिया से क्वेश्चन बन रहा है सेपरेटली वीडियो लाने का प्लान है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो चलो फ्रेंड आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।